नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अनिल अंबानी को लेकर के एक बड़ी खबर चल रही है। आरकॉम जो उनकी कंपनी है, रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी, उसको लेकर के लगातार ये खबर आज ट्रेंड में है, इस पर बातचीत हो रही है। लेकिन जो बड़े सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मिलते हुए कहीं से नहीं दिख रहे हैं। बड़ा सवाल ये है सर कि एसबीआई ने पहले इस लोन को सेटल किया, फिर उस लोन को फ्रॉड की लिस्ट में डाल दिया गया। उस लोन को फ्रॉड कहा जा रहा है। अब अगर ये फ्रॉड था तो सेटल कैसे हुआ? और सेटलमेंट अगर फ्रॉड था तो सेटल कैसे हुआ? जिस तरीके से ये सवाल है, उसी तरीके से सवाल ये भी है कि सेटलमेंट सही था तो लोन फ्रॉड कैसे हुआ? या फिर ये मान लिया जाए कि ये पूरा खेल ही फ्रॉड का था? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको, दर्शक साथियों को, सबको नमस्कार। देखिए, ये नए नए भारत की एक मिसाल है। और मिसाल क्या है कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा। अभी तक आपने क्या सुना कि विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, और ये भाग गया, वो भाग गया। वो भागे हुए थे। तो उन्होंने, भागने वालों ने क्या बताया? माल्या साहब का क्या स्टेटमेंट अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि मैं तो अरुण जेटली को बता करके आया था। ये कहा कि नहीं कहा उन्होंने ऑन कैमरा? आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उस बात का खंडन किया क्या? एक एक पक्ष वो है कि जो विदेश भाग गए, एक है अनिल अंबानी साहब जो यहीं पे रहते हैं, कहीं नहीं गए। 31,500 करोड़ तो अकेले एसबीआई का लोन है, जिसको लेकर के फ्रॉड घोषित करने की तैयारी। और ये सारी की सारी चीजें मई 2016 से पहले की। तो फ्रॉड कब घोषित किया जाना चाहिए था? उसके बाद तो आरकॉम, जो आपका जो नया ये बैंकिंग कोड, जो बैंक्रप्सी कोड था, उसके तहत आपको पता है कि वो एक तरीके से दिवालिया भी घोषित हो गई। तो जब कंपनी दिवालिया हो रही थी, 2016 से पहले का लोन है, तो पहले कहां गए हुए? सवाल ये है ही नहीं राम प्रकाश जी। सवाल ये एक ब्लेटेंट मिली भगत का है। और कमाल देखिए, जो वो विदेश में भागे हुए लोग हैं वो भी सब मौज काट रहे हैं। और जो भारत के अंदर है अनिल अंबानी जैसे, उनके चेहरे पे कभी आपने कोई शिकन देखी है क्या? उनके चेहरे पे कभी आपको सीबीआई, ईडी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, किसी का दबाव देखा है क्या? उनसे किसी तरीके की पूछताछ देखी है क्या? तो कुछ चीजें ऐसी हैं इस मामले में जो अपने आप में कान खोलकर और आंखें खोल देने वाली है। अगर दर्शकों को बताया जाए तो एक खास अंदाज में चीजें पता लगेंगी। आपको पता है मोदी जी के क्या संबंध है इनके साथ, अनिल अंबानी के साथ? गुजराती हैं, चहेते हैं। और एक चीज और बता दूं, ये किसी जमाने में दुनिया के छठे सबसे रईस व्यक्ति थे, आपको याद होगा। और आज वो बैंक फ्रॉड घोषित होने की कगार पर खड़े हुए हैं, जो पहले हो जाना चाहिए था। अभी तक, आज तक उनके खिलाफ कोई जांच होती देखी आपने? आज तक कोई जांच होती देखी? किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा, किसी भी बैंक के द्वारा कोई कार्रवाई इससे पहले की गई हो? क्यों नहीं की गई? और जैसा आपने बहुत सही कहा, ये तो देश के अंदर है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने में क्या परेशानी है अगर सरकार चाहे तो? उल्टा है। एक तरफ दिवालिया कहते हैं, ब्रिटेन के बैंक में आपको ध्यान होगा, जब चाइनीज बैंक के मामले में केस आ रहे तो वहां क्या कहा ब्रिटेन के बैंक में अनिल अंबानी ने कि साहब मैं तो दिवालिया हूं, वहां पे दिवालिया घोषित किया था। और आज इनकी हालत क्या है, अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सारी बातों पे आएंगे। जो राफेल कंपनी जो थी, आपको ध्यान होगा, उस समय उधर ब्रिटेन में वो चल रहा था, इधर से राफेल का ये चल रहा था। तो राफेल कंपनी के साथ इनको, आपको पता है ना किस तरीके से एसोसिएट करवाया गया था? दसॉल्ट की जो कंपनी है राफेल, जो मैन्युफैक्चरर, उसके साथ उनकी जिस तरीके से उनको दिलवाया गया। उसके बाद हाल ही में भी अगर आपने देखा हो, दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एक जहाज है फाल्कन 2000, उसको एग्जीक्यूटिव जेट बोलते हैं, जो रईस उद्योगपति जिसको प्रयोग करते हैं चार्टेड के तौर पर। भारत में उसको बनाने के लिए ज्वाइंट वेंचर इन्होंने दसॉल्ट के साथ ही किए अभी। और उसके साथ 2028 तक पहला फाल्कन 2000 बनाने की तैयारी है। और उससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये होगी कि एक तरफ जिसको एसबीआई फ्रॉड घोषित करने की बात कर रहा है, आरबीआई को चिट्ठी लिख रहा है, उसी को भारतीय वायुसेना के युद्धक विमानों की मेंटेनेंस का काम दे दिया गया है 2 दिन पहले। अब आप सोच लीजिए, कौन देगा उसको वो काम? तो ये सारी चीजें वैसे नहीं है, इसकी सारी की सारी क्रोनोलॉजी है। तो जो सवाल आपने कहा उस पर आते हैं बेसिकली, कि जिस तरीके से इन्होंने, आपको ध्यान होगा, 45 जो थे ना, जो कुल मिलाकर के इनके ऊपर 49,000 करोड़ के आसपास का ऋण था, बैंकों के कंसोर्टियम का अलग अलग, उस सारे को 455 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया। और 455 करोड़ और 49 करोड़ का अगर आप प्रोपोर्शन देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आपने 100 रुपए का लोन लिया और आपने पैसे कितने चुकाए? 92 पैसे। इसको सेटलमेंट कहते हैं। 100 रुपए का लोन लीजिए, 92 पैसे चुकाइए और मौज काटिए। तो उसके बाद एसबीआई ने अब लोन फ्रॉड घोषित करने की बात की है। पहले इसका सेटल, जैसे आपने कहा, पहले क्यों किया?
और किया तो अब फ्रॉड कैसे हुआ, या फ्रॉड को सेटल कैसे किया, ये सारे के सारे सवाल हैं। अब तक जितने भी आप रिपोर्ट देखेंगे, अकेले एसबीआई से 31,580 करोड़ रुपए, बाकी तो कंसोर्टियम है, अलग अलग बैंकों का समूह जिसको आप बोलते हैं, अकेले एसबीआई से 31,580 करोड़ रुपए का लोन था। उसमें अब एसबीआई कह रहा है कि इन्होंने लोन की शर्तें तोड़ी, पैसे को इधर उधर डाइवर्ट किया, और उससे भी अलग 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 जगह पर अनाधिकृत इसके वो पाए गए, जो ट्रांसफर मनी ट्रांसफर होते हैं, अनऑथोराइज ट्रांसफर जिसको आप बोलते हैं, वो भी पाए गए। ये एसबीआई कह रहा है। और ये भी है कि लोन 2000 अगस्त 2016 से पहले का है, जैसा मैंने आपको बताया। एसबीआई ने 10 नवंबर 2020 को भी इसको फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। उस समय क्योंकि इन्होंने शर्तें तोड़ी, लोन की संदिग्ध फंड मूवमेंट मिला, वो सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को एसबीआई के ऑर्डर को खारिज कर दिया। उसके बाद नवंबर के तुरंत बाद दिसंबर 2023 में बैंक ने फिर कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत अब ये इस मामले पर पहुंचे हैं। तो बेसिकली सवाल ये है राम प्रकाश जी, कि अब तक इस मामले को रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, इसमें इतनी ढील ढाल क्यों की गई, पहली बात। और मामला या सीबीआई को जाना चाहिए, दिल्ली पुलिस को जाना है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को जाना है, ईडी को जाना है, अब तक उसको ऐसे ही क्यों छोड़ रखा है? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सब कुछ चला गया, सारी चीजें ओपन एंड शट है, सारे बैंक हैं, वित्त मंत्री हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद इस मामले में अब तक अनिल अंबानी से बुला करके पूछताछ तक भी नहीं की गई। बाकी तो छोड़ दीजिए, पूछताछ तक भी, जो आरंभिक पूछताछ होती है वो तक भी नहीं की गई। तो बेसिकली जो पूरे का पूरा फ्रॉड बनी, वो पैसा गया कहां जो इनका था? और इंसॉल्वेंसी और जो बैंकिंग कोड है 2016 में, अगर आपको आया, मोदी सरकार लेके आई थी, उसके तहत ये कंपनी पहले से दिवालिया थी, रिलायंस कॉम। तो ये फ्रॉड मामले की इस प्रक्रिया 2016 से पहले की है। तो अब कार्रवाई हो रही है 10 साल बाद, जबकि अनिल अंबानी तो भागे भी नहीं। और तब से मोदी जी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। और दूसरी तरफ आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर केवल 3 महीने में 767 किसानों ने अपनी जान दे दी, इसलिए कि वो कर्ज में डूबे हुए थे। उनके उनका कोई वाली वारिस नहीं, सरकार गरीबों की है। उनकी आय 2022 तक डबल होनी थी, उन्होंने जान दे दी, उनका कोई वो नहीं। ये इतना सब करने के बावजूद भी भारत में आनंद में है, फाल्कन 2000 बना रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स के जहाजों की मेंटेनेंस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अब आप देख लीजिए कि इस देश में संविधान के तहत तो सब कानून बराबर था सबके लिए, तो अंबानी के लिए क्या है, अनिल अंबानी के लिए, और आम किसान और आम आदमी के लिए क्या है? आप एक बार 100 रुपए का बैंक डिफॉल्ट करके देख लीजिए, सारी चीज समझ में आ जाएगी कि बैंक डिफॉल्ट होता है क्या है। जो भाग गए उनकी तो ठीक है, उनके ऊपर तो चलो सारी बातें हैं। जो इंडिया में है उनका क्या कर लिया मोदी जी? और जो बाहर से उनको घसीट के लाने की बात थी, आज तक कोई एक आया नहीं आया, वो भी देश के लोग देख ले, कितनों को ले आए, कितनों को ले आएंगे। ये जो स्थिति बनी है सर, कंपनी दिवालिया, फिर उसके बाद उनको राफेल डील का हिस्सा बना लिया जाता है और अब फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है। तो ये इसको अगर हम देखें तो इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या असल में अनिल अंबानी और पूरे सिस्टम ने मिलकर के उस फ्रॉड को किया, उसको तो हम किनारे रख देते हैं। ये अनिल अंबानी को बचाने की कोशिश हो रही है, फंसाने की कोशिश हो रही है, या फिर कहीं और से उनके लिए कुछ बड़ा आमदनी का सोर्स खोलने की तैयारी हो रही है? इसको किस तरीके से दर्शक समझे? राम प्रकाश जी, मैंने ओपनिंग यही की, जब सैया भय कोतवाल तो डर का है। आपको ध्यान होगा, जो राफेल की जो डील हो रही थी दसॉल्ट के साथ, उस समय इनको ऑफसेट पार्टनर बनाया गया, नहीं बनाया गया? जिस समय ऑफसेट पार्टनर बने थे, उसी समय दिवालिया की प्रक्रिया चल रही थी। इनके ऊपर फ्रांस के अंदर एक लोन था, कम्युनिकेशन वाला, उस लोन को भी वहां पे रफा दफा करवाया गया, क्योंकि वो जरूरी था, उस लोन को रफा दफा किए बिना वहां ऑफसेट पार्टनर नहीं बन सकते थे। उस सारे के बाद एक तरफ ये प्रक्रिया है, दूसरी तरफ इनकी शानो शौकत पर, इनके ठाट बाट पर किसी भी तरीके की कोई रिकवरी हुई हो, कोई जब्ती हुई हो इनसे आज तक? बता दीजिए, आज तक कोई एक कार्रवाई आपने अनिल अंबानी के खिलाफ सुनी है? और उसके बावजूद भी कभी तो देश की सबसे बड़ी उसकी मेंटेनेंस फैक्ट्री बनाने की बात करते हैं, कभी ये जो अपने लेगेसी जेट बनाने की बात करते हैं, जो राफेल के दसॉल्ट के साथ जो बनाने की बात है, और अब जाकर के डिफेंस के जो एयरफोर्स के हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, उनके मेंटेनेंस का 2 दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इसको आप कैसे जोड़ेंगे? ये तो सारी चीज ओपन एंड शट केस है। और वहां पर तो फ्रांस में ये बात आ भी गई थी कि भारत सरकार ने ये कहा कि अमुक उद्योगपति के साथ इसको आपको ऑफसेट पार्टनरशिप करनी है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने, याद होगा आपको, राफेल के समय में तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि एक दिवालिया आदमी जिसके पास बैंकों का पैसा चुकाने के पैसे नहीं है, वो ऑफसेट क्लॉज कैसे पुगाएगा? उसके बावजूद भी क्या हुआ? कुछ नहीं, ऑफसेट के पार्टनर यही थे। और अब जिस तरीके से फैल्कन 2000
उसी कंपनी के साथ इंडिया में बढ़ाने की बात है। तो आप ये देखिए ना कि बैंकों का तो पैसा हजम और सारे का सारा खेल चल रहा है। एयरफोर्स की डील तो ऐसे मिल ही नहीं सकती किसी फ्रॉड को। एयरफोर्स के जहाज कोई मजाक तो नहीं है, सारे फाइटर टेक्निकल बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी के जहाज होते हैं। उनकी डील किसने दी, कैसे दिल रही, तो इसकी कोई जांच करके देख ले। और कमाल की बात यह है, जो आपका मीडिया है, बंधक मीडिया, इतने बड़े मामले पर वो खबर को दबाएगा और सरकार फाइल को दबाएगी। जांच भी नहीं हुई आज तक, ना जांच आगे होगी। आप मस्त रहिए, आप भक्ति काल में लीन रहिए, धर्म की अपने चाशनी चूसी और छुट्टी रही। इसके अलावा कुछ हो तो आप बता दीजिए क्या है। इतने सालों से 2014 से सरकार है, 2016 से पहले का लोन है, चाहते तो अब तक सारी एक एक पैसे की रिकवरी नहीं हो जाती। और वो सारे का सारा कितने में सेटल करके और नई नई चीजों की तरफ वो जा रहा है, बैंकों से ऐसे ही पैसा मिल रहा है। जबकि रूल क्या कहता है कि इस तरह की कंपनी पे, इनके ऊपर पहले भी आपको पता है ना, अनिल अंबानी के ऊपर शेयर मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की वो करने में, सौदा करने पर बैन है 5 साल के लिए। उसके अलावा इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए था, अब तक कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। इनकी सारी फाइनेंसिंग जो थी, चाहे बैंकों से चाहे इंस्टीट्यूशन से, वो सारी बंद होनी चाहिए। आज तक कोई बंद नहीं हुई। इसलिए फैल्कन 2000 बढ़ाने की बात आ जाती है, इसीलिए एयरफोर्स की मेंटेनेंस की बात इनके पास आ जाती है। आप बताइए क्या करें, कोई पूछने वाला नहीं। तो भारत में फ्रॉड घोषित करा करके और ये मान लिया जाए कि मोदी जी अंबानी जी के लिए, अनिल अंबानी साहब के लिए फ्रांस में बड़े काम का जुगाड़ कर रहे थे, फ्रॉड घोषित कराना क्या उसका हिस्सा माना जाए? लेकिन एक फ्रॉड घोषित हुए आदमी को फ्रांस क्या इस तरीके से काम देता रहेगा? नहीं, वो तो सारे का देखिए, उनको तो अपना धंधा चाहिए। किसी भी कंपनी को, फराज की कंपनी है, उनको तो अपना धंधा बढ़ाना है राम प्रकाश जी। वो कहीं से मिल जाए, जब तक उनको कोई डिफॉल्ट ना करे, वो डिफॉल्ट ना हो, उसकी जिम्मेवारी यहाँ के बैंकों की, तमाम चीजों की। अभी आपने इजराइल और जो ईरान के बीच में झगड़ा चल यानी रहा अगर था। अगर यानी अगर फ्रांस में कोई फ्रॉड करके निकल जाते हैं अनिल अंबानी, तो फिर वहां भी जिम्मेदार हमारे बैंक होंगे? नहीं, वहां तो ये फ्रॉड ये करी सारा, जो फैल्कन 2000 की जो वो करेंगे, वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी अंडर लाइसेंस। डसॉल्ट कंपनी का टेक्निकल, वो बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका। तो फैल्कन 2000 ज्वाइंट वेंचर में इंडिया में बनाया जाएगा। तो फ्रांस की कंपनी के साथ तो केवल इनका जेवी है, डिलीवरी यहां से होगी, प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, असेंबली लाइन वो देगी। उस टाइप की एक इनके बीच में अरेंजमेंट है। सवाल तो यह है कि इन एक फ्रॉड आदमी को किस तरीके से सरकारी शय पे दोबारा से मुख्य धारा में ला करके रिवाइव करने की तैयारी चल रही है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम, उससे सारे पैसे की रिकवरी करने के बजाय, वो जो बैंकों का पैसा है, वो मोदी जी का नहीं है, वो भाजपा का नहीं है, वो आरएसएस का भी नहीं है, वो इस देश के आम गरीब करदाता का पैसा है। ये मत भूलिएगा कभी। उसको तो आप इतने में सेटल कर रहे, 100 रुपए को आप 92 पैसे में सेटल कर रहे हो। और इस उद्योगपति जो प्रिय है, चहेता है, उसको रिवाइव करने के लिए हर संभव कोशिश है। चाहे वो राफेल डील में उसका उसमें हो, या उसके बाद अब ये फैल्कन डील में हो, चाहे उसके बाद ये अपने एयरफोर्स की मेंटेनेंस के मामले में हो। और जो असली काम होना चाहिए था, वो होना चाहिए था इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच, रिकवरी और जेल में। आपको ध्यान होगा, ऐसे ही मामले के अंदर आरबीआई का सर्कुलर 2016 का है, ये लोन उससे पहले का है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, वो 2016 का है। उसके तहत दिवालिया हुए आप, ठीक बात है। लेकिन उससे पहले का जो लोन है, उसका क्या हुआ? आपको ध्यान होगा, जेट के जो वो सीईओ थे, नरेश गोयल, उनके खिलाफ इसी मामले में कार्रवाई हुई, इसी तरीके से 2016 से पहले के लोन, और वो जेल में रहे। इनसे तो कोई आज तक सिपाही पूछताछ भी करने ली गया। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे शेख किसकी, ये पूरे देश को जानने की जरूरत है कि किस तरीके से कुछ भगा दिए गए जो पूरी दुनिया में कहीं कहीं आनंद काट रहे हैं। वो हमारे मेहुल भाई, याद होगा आपको, तमाम लोग। उधर से आपने विजय माल्या ने भरे दुनिया के सामने क्या कहा कि मैं तो अरुण जेटली को बता के आया था। पूरी भाजपा को साफ नहीं सुन गया हो तो बता दीजिए। मोदी जी ने कोई जवाब दिया हो आज तक? किसी और ने जवाब दिया हो? निर्मला सीतारमण संसद में क्या कहती खड़ी होके कि हमने इतनी रिकवरी कर ली। अगर रिकवरी कर ली तो भगौड़े क्यों, हम मुकदमा किस चीज का चल रहा है? तो सारे को इतना मेस कर दो कि किसी को कोई चीज समझ में ही ना आए और हम ईमानदार हैं। मेरा तो आपसे साधारण सवाल राम प्रकाश जी है कि जो 767 किसानों ने महाराष्ट्र में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उसका जिम्मेदार कौन है? उनके पास तो किसी के ऊपर 50,000, किसी के ऊपर लाख रुपए का लोन होगा, इससे आगे तो नहीं। तो सर, 700 हो 67 हो भाई, 750 किसानों ने शहादत दे दी एक 3 कृषि कानून के खिलाफ में, तो कौन पूछने वाला है? दूसरा है कि किसानों की जान की कीमत कितनी होती है और क्यों सरकार उनकी इतनी चिंता करे? क्या देते हैं सरकार को वो? एक वोट, या मान लीजिए उनके परिवार का वोट, इससे ज्यादा सरकार को और वो क्या दे देते हैं? क्यों चिंता की जाए उनकी? जबकि अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो,
इन जैसे लोग तो सरकार के लिए फंडिंग करते हैं, सत्ताधारी दलों के लिए फंडिंग करते हैं, चुनाव की पूरी प्रक्रियाएं पूरी करवाते हैं। अगर अडानी जी नहीं होते तो प्रधानमंत्री जी किसके जहाज में आए होते शपथ लेने? क्या किसी किसान की हैसियत थी कि वो अपनी जहाज को भेज करके और शपथ दिलाने के लिए भेजे? आप देश क्या चाहता है कि प्रधानमंत्री हमारा जो है वो हवाई जहाज में चले या फिर बैलगाड़ी पर जाए शपथ लेने? ऐसी ऐसी जरूरतें, ऐसी उम्मीदें कैसे लोग प्रधानमंत्री के साथ कर सकते हैं? खैर, जो ये पूरी प्रक्रिया है सर, जिस तरीके से अनिल अंबानी दिवालिया हुए, फिर उनको राफेल डील में लाया गया, अब उनको फ्रॉड घोषित किया गया, उसके पहले लोन सेटलमेंट करा लिया गया था। तो ये सब अनिल अंबानी के इस फ्रॉड की कार्रवाई का हिस्सा माना जाए, उसकी सजा मानी जाए, और उसी के सजा के तहत मोदी जी ने उनको जो है फंसा दिया है कि चलो तुम फ्रांस के कंपनी के साथ मिलकर के काम करो। ये सब उस सजा का हिस्सा मान लिया जाए हम लोग, मोदी जी के नायाब तरीकों में से एक सजा देने का। नहीं राम प्रकाश जी, ये इनकी रिवाइवल प्लान है। मोदी जी जो इनकी मदद कर सकते थे वो ऑलरेडी हाँ, कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान देश होगा के इन पर पैसे, जो इन पे देश ऊपर के पैसे अब से, देश के लोगों के देश पैसे से। देश का पैसा, आपके और मेरे इनकम टैक्स का पैसा। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आप 1,000 रुपए का बैंक लोन डिफॉल्ट करके देख लीजिए, 1,000 रुपए का, आपको समझ में आ जाएगा, आपका जीना आराम कर देंगे। इनके ऊपर 40,413 करोड़ रुपए का कर्ज था, और अगर उसको ब्याज मिला दिया जाए तो दैट क्रॉसेस 70,000 करोड़ वर्थ ऑफ, 70,000 करोड़। और उसके बावजूद उस आदमी से आज तक पूछताछ नहीं, वो भारत में ही। सारे बैंक कह रहे, सारे बैंकों को लूट लिया, डकैती से भी बुरा काम। 40,000 करोड़ कितना होता है आपको पता है? और 70,000 करोड़ कितना होता है? अगर आज तक किसी ने पूछताछ की हो, फॉरगेट अबाउट FIR, कोई जांच शुरू हुई, इसको कहते हैं। और उसके बाद अब उनको रिवाइवल करने की तैयारी, जो मैं कह रहा हूं ना, जो फैल्कन 2000, बेसिकली उनको जो डसॉल्ट की राफेल के साथ डील कराई गई थी, वो तो एक शुरुआत थी। उसका फॉल आउट अब देखिए, जब वो फैल्कन 2000 इंडिया में बना रहे हैं, एक तरफ तो आप दिवालिया हो, और दूसरी तरफ से आप बिजनेस जेट बना रहे हो। और एक दिवालिया आदमी जिसको आपके देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड घोषित कर रहा है, राम प्रकाश जी, उसको आप एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस का काम दे रहे हो। आप सोचिए तो सही कि देश की पूरी जो सामरिक वो चीजें हैं, उसको आप ऐसे आदमी के हाथ में दे सकते हो जिसको बैंक ने फ्रॉड घोषित किया, जिसकी पूरी एंटीसीडेंट्स देख लीजिए क्या है। जो बैंकों का इतना बड़ा डिफॉल्टर हो, जो भागे, उनके ऊपर तो आपका बहाना समझ में मुझे आता है कि भाई भाग गए, उनको वापस लाने में समय लगेगा, एक प्रक्रिया है। हालांकि उनमें से बहुत सारे देशों के साथ हमारी वो प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन कोई आया हो तो बता दीजिए आज तक। ये भी आपकी सीरियसनेस दिखाता है। और जो है बाहर, उनके खिलाफ कुछ नहीं, जो देश के अंदर है। कभी आपने आज तक अनिल अंबानी के चेहरे पर कोई शिकन देखी हो, उनके ठाठ बाठ में कोई कमी देखी हो? चाइनीज बैंक के साथ जब उनके पैसे बैंक केस आ रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। भारत में आके वहां पर रिलायंस कॉम दिवालिया घोषित होगी, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें चल रही है। फेलकॉन के साथ डील आपने अपने पैसों से कर ली क्या? ये भी तो सोचना पड़ेगा कि उसको रिवाइव कर कौन रहा है, कहां से कर रहा है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? राहुल गांधी ने, आपको ध्यान होगा, राफेल के मामले में कितनी बार इनको बनाने की, ऑफसेट पार्टनर बनाने में कितनी बार आपत्ति, और किस किस तरह के वाजिब सवाल उठाए थे कि भाई इनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में चौड़ी सुई भी नहीं बनाई उस तरीके से। वो आदमी फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर आपका जो पार्टनर बनाएंगे आप उसको, ऑफसेट पार्टनर, लेकिन नहीं सुनी। जो कुछ होना था वो हुआ। आज सारी चीजें आपके सामने हैं। तो इनको तो रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। एक डिस्क्रेडिट आदमी जो दुनिया में 6 नंबर का रईस था, वो आज डिफॉल्टर, उसको बैंकरप्ट, और उसके बाद उसको रिवाइव करने की ये नई कहानी, एक पूरी की पूरी नई स्क्रिप्ट है जिस पर काम चल रहा है। और भक्त अपने लहलोट है अपने धर्म की, उसमें सब चीजों में संप्रदाय, और अब्दुल का पंचर टाइट कर दिया, ये सारे करने में टाइट है। लेकिन ये बैंकों के जरिए जो चूना लगा इतना बड़ा, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या निर्मला ताई इस्तीफा देंगी? क्या इसकी कोई जांच होगी? कोई FIR दर्ज होगी? क्या वो गिरफ्तार होंगे, या ऐसे ही चलता रहेगा? इसमें नहीं तो तो सिंपल सा रूल है। सर निर्मला सीतारमन प्याज नहीं खाती हैं, इसलिए देश के लोग प्याज की कीमत चाहे जितनी चुका दें, उससे निर्मला सीतारमन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर अनिल अंबानी कितना भी बड़ा फ्रॉड कर लें, तो वो निर्मला सीतारमन उसके लिए जिम्मेदार कैसे हो गई? वो क्यों जो है इस्तीफा देंगी? और वो भी तब जब अनिल अंबानी सीधे प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए माने जाते हैं, अंबानी परिवार प्रधानमंत्री जी का जो है बेहद करीबी माना जाता है। इसमें निर्मला सीतारमन का क्या रोल है? नहीं, इसमें तो किसी का भी, सारा रोल तो राहुल गांधी का है। सारा रोल तो मेरा और आप जैसे लोगों का जो इनसे सवाल पूछते हैं। देशद्रोही तो हम है ना। निर्मला सीतारमन तो ये भी कह सकती है कि उसने लोन लिया होगा, मैंने लोन थोड़ी लिया है।
तो मैं इस्तीफा क्यों दूं? जैसा आपने कहा कि मैं तो प्याज ही नहीं खाती, तो प्याज के रेट कुछ भी होते रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो निर्मला जी तो ठीक कह सकती है कि भाई मैं क्या करूं इसमें, मैंने तो लोन ले लिया, अनिल अंबानी ने लिया, वो जाने मोदी जी जाने, मेरा क्या है? तो बेसिकली क्या है कि ये एक नए तरीके की चीज जो देश के अंदर सवाल, फिर मैं वही बात पे आ रहा हूँ कि सवाल मुक्त राष्ट्र बना दिया गया है। सारे अखबार खबर को हजम कर जाएंगे। किसी मीडिया चैनल पे आपने एक खबर देखी, इतना बड़ा मामला है राम प्रकाश जी, 70,000 करोड़ रुपए का मामला है, लॉन्स अगर उसका ब्याज मिला दे उसके बाद कहीं कोई चर्चा भी नहीं है। अच्छा, वो तो भगोड़ा भी नहीं है। और यही इसमें से 2% किसी विपक्ष के नेता का, आप देखिए सारे चैनलों पर क्या स्थिति हो जाएगी। उस पार्टी को ऐसा हाल कर दे कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। लेकिन अनिल अंबानी की जो जज है, उनके चेहरे पे कब शिकन दिखाई दिया आपको? उनके पास सीबीआई ईडी कब पहुंची सवाल जवाब करने के लिए, कोई पर्चा दर्ज करने के लिए? जबकि सीधा सीधा एक प्रावधान है कि इस तरह की चीजों से सीधे संकेत मिलते हैं, कोई संकेत भी मिले तो इसमें तमाम विजिलेंस विंग्स होती है, बैंकों की भी होती है, जांच एजेंसियों की भी होती है, वो सारी की सारी क्या करेगी? तो और अब भी ये आदमी ऐसे आगे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है उस तरीके से। अब ये मान लिया जाए कि अनिल अंबानी के इस पूरे प्रकरण ने तमाम ऐसे लोगों के लिए नया रास्ता खोल दिया है कि आपके पास ये एक रास्ता है, इस रास्ते से अगर आप सेटल कर ले जाएं तो आप कितना भी पैसा हो उसको आप हजम कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सरकार आपसे हिसाब नहीं मांगेगी। राम प्रकाश जी, ना तो ये पहला केस है और ना आखिरी है। आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में सीधा सीधा क्विड प्रो को इस्टेब्लिश हुआ इस देश के अंदर कि किस कंपनी ने कब आपको, भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिए, उसके बाद उसको कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट मिले, क्या क्या उनके लैप्सेस थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऐसे संवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन क्या उसमें से किसी एक मामले की भी जांच हुई आज तक? बड़ी से बड़ी गैम्बलिंग की कंपनियों से लेकर के कौन सी ऐसी कुख्यात कंपनी नहीं थी जिसने पैसे नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी को? उनमें से कितने के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बता दीजिए आप। क्विड प्रो क्रो के ओपन एंड शट केसेस थे। तो अनिल अंबानी साहब को उससे अलग थोड़ी, अनिल अंबानी तो उनसे ज्यादा पुराने चाहिए थे। वो तो गुजराती, मोदी जी के प्रिय। उनके जो गुजरात में वाइब्रेटिंग गुजरात होता था, याद होगा आपको, 2002-3 में मैं भी गया हूँ कई बार। तो उसके अंदर भी आते थे लगातार, हर साल 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करते थे। मुकेश अंबानी भी वही होते थे मंच। तो इनकी तो मित्रता तब से है, आज से तो नहीं। तो उसके बाद तो बहुत सारा पानी बह गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी सूचियां आई बात, किस किस ने किस किस कंपनी को कितना दिया, किस किस पार्टी को कितना दिया। और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं उनके साथ देख लीजिए। जो दिल्ली में सरकार है, बाकायदा ये था कि फला तारीख को आपने बॉन्ड दिया, इतने तारीख को जमानत हुई, इतने तारीख को आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला। एक एक चीजों पर नहीं चलता। हमने तो कितनी बार उस पर कितने प्रोग्राम किए, कितनी डिबेट की उसके ऊपर, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि सवाल मुक्त है। मीडिया उसको दिखाएगा ही नहीं। कितने चैनलों पर आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर बहस देखी थी, बता दीजिए नाम किसी एक। इतना बड़ा आजाद भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड था वो, सबसे बड़ा रिश्वत कांड है। कर लीजिए, क्या करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच से मना कर दी। विपक्ष के लिए इस स्थिति को कैसे देखा जाए? नहीं, विपक्ष की तो हालत आप देख रहे हैं ना। लोकसभा चुनाव से एन पहले देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का खाता बंद किया गया। क्या बात पे? कि भाई आपने इनकम टैक्स का हिसाब नहीं दिया, छोड़ दीजिए उन्होंने नहीं दिया। आज तक कितनी पॉलिटिकल पार्टियों ने भारत सरकार को 1 रुपए का आयकर दिया, ये बता दीजिए। पॉलिटिकल चंदा इस देश के अंदर आयकर मुक्त है। लेकिन चुनाव से एन पहले देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंशियली स्क्वीज करके, ड्राई करके, और उसको चुनाव में उतारा गया। उसका परिणाम सारे देश ने देखा। कहीं से उनको कोई वो मिली हो तो राहत बता दीजिए किसी कोर्ट से। तो ये सिस्टम है ना, सारे का सारा कैप्चर्ड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। उसमें ऐसा क्या करेंगे आप? और बीजेपी के पास जो पैसा, और सारे राजनीतिक दलों का पैसा मिला लीजिए, कहीं आसपास भी नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के स्कीम के जरिए जितना पैसा पूरे देश में आया सभी दलों के पास, उसमें 55% से ऊपर अकेला बीजेपी के पास आया था, ये मत भूलिएगा। तो आप सोच लीजिए उसकी कौन जांच करेगा, और वो जांच कहां तक पहुंचेगी? कभी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं मना करती। ये तो हालत खड़ी है सारा। इसको ही तो मैं कहता हूं कंप्लीट कैप्चर एंड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। और सवाल कोई है नहीं, मीडिया उठाएगा नहीं, सरकार फाइल को छेड़ेगी नहीं, अनिल अंबानी भी निकल जाएगी, निकले ही हुए। बिल्कुल। यानी 2029 तक हम एक और बड़े फाइनेंसर को सामने खड़ा देखेंगे, शायद साथ में खड़े देखें। जिस तरीके से अभी 2 नाम लिए जाते हैं, तीसरे नाम की भी तैयारी की जा रही है, और वो कहीं ना कहीं उस दिशा में बढ़ते हुए दिख रही है सरकार। हमारे और आपके पैसे से अनिल अंबानी को वापस फिर से खड़ा करने की जो मुहिम स्टार्ट की गई है, वो देखिए मुहिम वो कहाँ रुकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।